अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं दोस्तों? मेरा ख़्याल है आप लोग सब अच्छे होंगे। कुछ तो दोस्त हैं और कुछ देखने वाले ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो बड़े शौक़ से वीडियोस देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और सुनते भी हैं तवज्जो से। देखिए, तो आज हम जा रहे हैं, जो चीज़ आपको दिखाएंगे वो है तुर्की, और तुर्की में इस्तांबुल हमारा फोकस्ड है। तो हमारे जो फोकस है वो इस्तांबुल पर है, लेकिन इस्तांबुल भी बहुत बड़ा है और इस्तांबुल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है इसका ईस्टर्न साइड और एक है यूरोपियन साइड। यूरोपियन साइड में ज़ाहिर है, यूरोपियन साइड में ही इसका तारीख़ी हिस्सा भी ज़्यादा है। अमेरिका जाते वक्त ये रास्ते में हमारे आया। नेक्स्ट ट्रिप जो किया वो यहाँ का किया। जाने से पहले हमने अपनी तैयारी पूरी की, हमने इन्फॉर्मेशन ली, जो दोस्त जा चुके थे उनसे पूछा, अपने पास लिखा, पॉइंटर्स बनाए, इन्फॉर्मेशन सेव भी कर ली सेल फ़ोन में फॉर द सेफ साइड। हमने एक डायरी में भी लिख लिया चीज़ें कि हमें ये देखनी है जगहें, और यहाँ से इतना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें देखी। अपनी तैयारी पूरी करके जाना चाहिए क्योंकि हम जा रहे थे अकेले, फैमिली ने जाने से इनकार कर दिया था। इस्तांबुल पहुँचे तो अंदाज़ा ये हुआ कि ये तो वॉक करने वालों के लिए या हाइकिंग करने वालों के लिए आइडियल जगह है, और जो लोग तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी आइडियल जगह है। इंतखाब तो सही किया था। हमें ये सारे शौक़ हैं। एयरपोर्ट से होटल तक का ट्रांजिट कैसे हुआ ये हम बाद में बताते हैं आखिर में। होटल से सुबह तैयार होकर निकले, फ्रंट डेस्क के सामने से गुजरे तो मैनेजर ने हमसे कहा कि टर्किश। हमने कहा नो इंग्लिश। उन्होंने कहा तुम क्या वापस आ रही हो 2 मिनट में? मैंने कहा नहीं। तो कहेंगे कहाँ जा रही हो? हमने बताया पहले तो हम ब्लू मॉस्क जाएंगे, फिर हम सामने ही उसके हाया सूफिया है वहाँ जाएंगे, साथ टॉप कॉपी है वहाँ चले जाएंगे। हमने अपने दिल में सोचा मुतासिर करने के लिए इतनी बात ही बहुत है कि हम टूरिस्ट हैं और इतनी रिसर्च करके आएँ। तो उसने पहले हमें देखा और उसके बाद कहा कि तुम जब यहाँ से गुजरोगी, ये जैसे ही लाइन ख़त्म करोगी साथ ही एक शूज़ वाले की दुकान है। तो गुस्सा तो बड़ा आया कि शूज़ वाले की दुकान बता रहे हैं, हम टॉप कॉपी और ब्लू मॉस्क की जाने की बात करें। शूज़ तुम्हारे यहाँ के क्या कोई स्पेशल होते हैं? उसने कहा नहीं, सारे टर्किश मेड होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो उसने कहा ब्रांडेड भी होते हैं, वो मिल जाएगी तुम्हें, वो थोड़ा सा और आगे जाओगे तो ब्रांडेड शूज़ मिल जाएंगे। हम हैरान हो रहे थे। हमने कहा या तो हमारी अंग्रेज़ी में कोई मसला है या फिर इसकी समझने में। अंग्रेज़ी बोलने में तो कोई मसला नहीं लग रहा था, समझने में शायद मसला है मेरा। फिर उसने कहा तुम ब्लू मॉस्क जा रही हो तो बेहतर ये कि तुम टॉप कॉपी से स्टार्ट करो। गुस्सा भी आया हमें। हम पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खलियान की। इस बार हमने उन्हें थोड़ा सा नाराज़ी से देखा कि पाकिस्तानियों वाले काम कर रहे हैं, हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। हम होटल से निकले, अब मुश्किल 1 मिनट ही चले होंगे कि हमारी तो सैंडल्स ने जवाब दे दिए हमारे पैर। हमने कहा इससे पहले टूरिस्ट हम वापस होटल की तरफ भागे, तो उसने हमें देख के कहा अरे तुम तो 1 मिनट में वापस आ गई। तो हमने कहा बेफिक्र हैं, हम हाई बूट भी लेकर आए, सैंडल नहीं तो क्या, उससे चल लेंगे। और वो उससे हम बड़ी बड़ी जगहों पर गए, हमने हाइकिंग तक की उसे। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। पुल बूट चढ़ा के सामने से गुजरे, फिर उन्होंने हमें देखा और फिर एक की आवाज़ आई, हमने इग्नोर कर दिया और चलते बने आगे। लेकिन जब हमने गली पार कर ली तो अंदाज़ा ये हुआ कि हम बहुत देर इससे भी वॉक नहीं कर सकेंगे, या तो अपना पैर तोड़वा लेंगे या फिर वो ट्विस्ट हो जाएगा और हमारा सारा ट्रिप बेकार हो जाएगा। हम फिर होटल की तरफ गए और जाते ही, इससे पहले कि वो हमें शर्मिंदगी होती है, हमने उनसे कहा कि भाई शूज़ वाले की दुकान बता दो। ख्याल आया कि ब्लू मॉस्क का भी मालूम कर लें, वो क्यों पूछ रहे थे कि टॉप कॉपी से शुरू करो। तो उन्होंने कहा तुमने शायद देखा नहीं होगा, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के लिए बंद हो जाएगी, तो वो रेनोवेट हो रही है। इस पे हमें
अपने पाकिस्तानियों का एक बिहेवियर याद आया कि वो रास्ता बताने के बजाय रास्ता ना बताने को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और इस पे मजाक भी हैं बहुत सारे, और कई शहर तो इस मामले में मशहूर हैं और वो इस पे फ़ख्र भी करते हैं। बहरहाल हमें 3 जगह जाना है, पहले हम वो देखते हैं। एक है अयूब मॉस्क, दूसरी है कोरा चर्च या चोरा चर्च, और तीसरा है ग्रैंड बाज़ार। तो हम ये छोटा सा ओवरव्यू करके और फिर हम अपनी इसी बात पे कि हमने शूज़ ख़रीदा तो क्या हुआ, और हमने उनकी बताए हुए दुकानों पे विज़िट किया तो वो हमें मिले या नहीं मिले, या वो भी हमें मिसगाइड कर रहे थे, देखते हैं बाद में। गूगल सब जगह काम आता है। तुर्की में लोग तुर्की ज़बान बोलते हैं और इंग्लिश बहुत कम समझते हैं और बोलते हैं, जिनको आती है वो भी नहीं बोलते। अंदाज़ा ये हुआ कि वो अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो जिनको अरबी आती है या फ़ारसी ज़बान आती है या फिर उर्दू भी आती है तो वो आराम से वो ज़बान पढ़ सकते हैं। थोड़े से अल्फ़ाबेट्स फ़र्क हैं, जैसे कि उनका एक स्टॉप है उमर ख़याम के नाम से। उमर ख़याम से हम वाकिफ़ थे, और उमर ख़याम ज़ाहिर है हमारे जहन में वही गए जो कि मैथमेटिशियन हैं और पोइट हैं। हमने उनसे कहा पर्शियन, तो उन्होंने कहा एविड। अब इस एविड से तो आप वाकिफ़ हैं, और वजह हैं अर्तुगरुल। हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हो गए। 1000 साल की उनकी हिस्ट्री है, 1000 साल से ज़्यादा की हमारी भी हिस्ट्री है, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्ट्री को संभाला हुआ है। हमने अपनी हिस्ट्री को अंग्रेज़ों के कहने से जितना संभाल सकते थे बस वहीं से संभाला है, उसके बाद से संभाली नहीं जा रही है। जैसे अयूब मॉस्क आने के लिए अयूब को ईयूब करना पड़ेगा और मॉस्क को जामी करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही रिसर्च आएगी, सही डिटेल्स आएंगी और बहुत आएंगी। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है उनके अल्फ़ाबेट को और उन नामों को जो वो प्रोनाउंस करते हैं, अगर उन्हीं नामों से सर्च किया जाए तो फिर आसान रहता है। और यहाँ वहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं उसकी डिटेल्स भी काफ़ी मिल जाती हैं। जैसे मॉस्क के बजाय वो जामी लिखते हैं, और जामी को सी से प्रोनाउंस करते हैं, सी से लिखते हैं। हम जो है वो जे से लिखेंगे, और वो सी भी उनका क्योंकि टर्किश में लिखा हुआ है तो आपको लगेगा वो रोमन है, लेकिन वो होगी टर्किश, और वो उसको जे से प्रोनाउंस करके उसे मॉस्क को जामी कहते हैं। तो जी हम पहुंच गए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो सहाबी रसूल हैं, और इस हवाले से उनकी क़द्र मंज़िलत और जलील क़द्र सहाबी हैं कि जब मक्का से मदीना हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो जो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी वो हज़रत अय्यूब अंसारी के मकान पे ठहरी थी, तो उन्हें मेहमान नवाज़ी का शर्फ़ हासिल हुआ था। और इसके अलावा वो क्योंकि जिहाद पे भी जाते थे, और जब आए वो तो उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, और मस्जिद है जो रोज़ा मुबारक है वो है, और एक बहुत पुराना कब्रिस्तान भी है जो कि उसी वक्त का है जहाँ और सहाबा भी मदफून है। तो तारीख़ी अहमियत इस लिहाज से भी है कि वो सारे साहबा रसूल थे और उसी वक्त के जलील क़द्र असहाब में शामिल थे, जो कि कुस्तुनतुनिया भेजे गए थे। और कुस्तुनतुनिया जो है वो जब फ़तेह हुआ तो यानी महमूद द कनकर या फ़ातिह मोहम्मद या फिर फ़ातिह महमद कहलाते हैं। तो जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल था, और बैजेंटीन हुकूमत थी वहाँ पे, बाज़नीती हुकूमत थी। बैजेंटाइन की अपनी एक हिस्ट्री है जो कि क्रिश्चियन से रिलेटेड है, यानी ईसाईयत से जुड़ती है, और ये उनका वो फ़िरक़ा है जो कि हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, बीबी मरियम की तस्वीर बनाता है, और चर्चेज़ में उनकी छवि रखी होती हैं।
तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है। उसके अलावा भी ज़ाहिर है और कई अक़ीदों के फ़र्क हैं। तारीख़ तो इस तरह भी बदल जाती है कि वो जोग्राफ़िकली बदल जाती है। वो उस मज़हब को अपना लिया जाता था जो बादशाह उस वक़्त हुकूमत करता था। ये कोई किसी के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं था कि मुसलमान होंगे तो सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। ज़ाहिर है उसमें अगर कोई नहीं होना चाहता था तो वो इसी तरह ही नसरानी जैसे अभी भी हैं वहाँ पे, और वो अपने आप को कहते हैं कि वो नसरानी हैं। तो ये बहरहाल मज़ाहिब जो हैं वो इंसान को अमन व अमान का ही दर्स देते हैं, सच्चाई का दर्स देते हैं, झूठ से बचने का एक अच्छा पैगाम ही होता है उनके पास, सब चाहे मज़हब कोई सा भी हो। तो महमूद फ़ातह जो हैं, फ़ातह मोहम्मद, उन्होंने जब कुसुम दुनिया फ़तह किया, अमन अमान क़ायम हो गया, उन्होंने तारीख़ खोजी, तो फिर उन्हें हज़रत अय्यूब अंसारी का पता था कि वो कुसुम दुनिया में उन्होंने वफ़ात पाई है। फिर उन्हें उनका रोज़ा मिल गया। तो इंसान तलाश करता है तो वो चीज़ें मिल ही जाती हैं। पुराना कब्रिस्तान भी मिला जिसमें बहुत बड़ा है वो कब्रिस्तान भी, और जहाँ पे कहते हैं कि वो और भी असहाब मदफून हैं। ख़वातीन का एरिया अमूमन मस्जिद के अंदर भी होता है और मस्जिद के बाहर भी होता है। जो ना पढ़ना चाहे मस्जिद में वो मस्जिद के साथ अलग से होता है, वहाँ पढ़ लें तो आप नवाफिल पढ़ लें। हमने कहा पता नहीं शायद हम रोज़ा मुबारक में नहीं जा सकते, तो बहरहाल हमने वो रोज़ा मुबारक की तरफ हम चले तो अंदाज़ा ये हुआ कि वो वहाँ जा रही हैं ख़वातीन, और जाके अंदर भी आप नवाफिल पढ़ सकते हैं और कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल उस जगह पे वो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ बैठ के तिलावत कर ली जाए, और जब आपको नवाफिल पढ़ना है तो आप मस्जिद का रुख करें। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे ज़रा बिदअतें नहीं हैं, और इस तरह की जो कि तोहम परस्ती होती है वो भी नहीं है। जैसे एक सहाबा है जिनकी शायद सामने ही पे एक दुकान होगी, तो वो तेज़ी से आए भागते हुए, और मज़ार के जो रोज़ा मुबारक है उसके बाहर बस उन्होंने दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के वो फ़ौरन चले गए। तो ये अक़ीदत की बात है। सफर करे सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। इस्तांबुल में जा बजा प्रिजर्व दरख्त नज़र आते हैं। कल्टीवेशन से उन्हें महफूज भी किया गया और उनमें नई शाखें भी उगाई गई हैं। यहाँ पे भी एक ऐसे ही दरख्त है, काफ़ी पुराना लगता है वो, यानी सदियों पुराना। उस पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि गदागरी को सपोर्ट ना करें, क्योंकि मांगने वाले को अगर खुदा पे यकीन नहीं कि खुदा दे सकता है उसे, तो उसे आप क्या दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है गदागरी के ख़िलाफ़, और गदागर हमें कहीं नज़र भी नहीं आए, ना ही कहीं मस्जिदों मदरसों के बाहर, ना कहीं रोड पे स्ट्रीट पे, ना बाज़ार के सामने, या टूरिस्ट एरिया के ख़ास तौर पे कि हम टूरिस्ट के सामने चले जाएं और उनसे मांगें तो वो हमें डॉलर या यूरो देंगे, वो वाली चीज़ भी नहीं थी। यहाँ ख़ास तौर से वो गदागर ऐसी जगहों पे जाके खड़े हो जाते हैं और दुकानों के सामने खड़े हो जाते हैं। कारों के सामने तो आते ही हैं, वो तो हर एक ने विटनेस किया होगा, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ आप उनको सोचते नहीं कि वो होंगे, और उनका होना कोई कोई ये साबित नहीं करता कि ये कौम गरीब है। ज़ाहिर है उस कौम को खुदा पे यकीन नहीं है। मैसेज उन्होंने ठीक लिखा हुआ है कि जिसको खुदा पे यकीन नहीं है कि खुदा उन्हें कुछ दे सकता है, उसे आप क्या देंगे। लेकिन हमने क्योंकि अपने हाथ में ये रखा हुआ है कि हम तो दे रहे हैं ना तुम्हें, हमारा तो इसी में कैथार्सिस होता है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ये लो। जितना भी हम तज़ीक से बुलाएं उतना ही अच्छा समझते हैं और काबिल फ़ख्र भी समझते हैं। गदागरी को हम बुरा नहीं समझते, इसलिए मदद करते हैं। मदद करने के और भी बहुत तरीक़े हैं। तो हमारी कौम का बिल्मुँ ये रवैया है। टूरिस्ट एरिया करीब करीब हैं, जैसे कारे म्यूजियसी या कारा चर्च या अशारा चर्च,
ये सारा एरिया आप देख सकते हैं एक ही ट्रिप में जब आप सुल्तान मॉस्क देखें। जो म्यूज़ियम है उसकी तारीख़ भी यही है कि वो वॉल के साथ जो एक प्रोटेक्टेड मंदिर या मजहबी जगह बना देते थे इबादत के लिए, या वो प्रोटेक्टर होता था एक तरह का, तो वो उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कार्ये म्यूज़ियम का। और वो मोज़ाइक से बना हुआ है, और ज़ाहिर बेजेंटाइन का जो एक आर्किटेक्ट है उसका एक वो मिसाली नमूना है। जब मैं गई थी तो वो रेनोवेट हो रहा था, चर्च भी बन रहा था और साथ मस्जिद भी बन रही थी। तो अब वो मस्जिद भी है और चर्च भी है, और वो एक म्यूज़ियम भी है, उसका एक विज़िट भी आप कर सकते हैं। तुर्की दो हवालों से, तारीख़ी हवाला हो या मज़हबी तारीख़ का हवाला हो, तुर्की और इस्तांबुल इस हवाले से अहम है। और ये दोनों ही तारीख़ें यानी ईसाइयत की हों या इस्लाम की हों, दोनों ही वहाँ मौजूद हैं। तकरीबन पूरे शहर का नक्शा मॉडर्न तो हो गया, लेकिन वो जो पुराने एरिया उन्होंने छोड़े हैं, अगर उसको भी आप मैप के हवाले से या तारीख़ जानते हैं तो उसके हवाले से देखेंगे तो आपको पूरा एक पुराना इस्तांबुल का मंजर कशी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पुराने वक्तों में कैसा रहा होगा। जिन लोगों को तारीख़ से दिलचस्पी है उनको ज़रूर जाना चाहिए। ये बालात का एरिया है। हम जहाँ थे, जहाँ अयूब मॉस्क है, वो अयूब सुल्तान बल्दिया कहलाता है। वहीं से आप आगे जाएंगे बालात की तरफ तो आपको या कार्ये चर्च या कोरा चर्च मिलेगा। और उसकी जो सामने का एरिया है वो जगह है जहाँ पे सुल्तान महमद आए थे, इस दरवाज़े से दाखिल हुए थे और इस दरवाज़े से ही उन्होंने कुतुबुद्दुनिया फ़तेह किया था। तो उसकी अपनी एक तारीख़ी अहमियत है। वो पहले इलाका एक ही होगा, अब वहाँ एक्सटेंशंस हो गई हैं तो दो रोड निकल आए बीच में, तो वो दो सेपरेट एरिया हो गए, वरना वो कार्ये म्यूज़ियम और ये वॉल एक साथ ही थी। और जो म्यूज़ियम है उसकी तारीख़ भी यही है कि वो प्रोटेक्टर होता था एक तरह का, तो वो उसका भी कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं ज़ाहिर, एक तो वो अयूब मॉस्क है, उधर से जाएंगे तो आपको इमिनोनो पड़ेगा या इमिनोनो, आई डोंट नो, इमिनोनो है शायद। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आइए मैं उन्हीं से आपको सुनवाती हूँ। ओह, ये तो अंग्रेज़ खातून आ गई, मैं तुर्क खातून की बात कर रही थी। ये लीजिए सुनिए। एमिनोनो सुन लिया आपने, और ये याद कर लीजिए क्योंकि ये मेन बस स्टॉप है। कभी आप खो गए तुर्की में, इस्तांबुल में, तुर्की में तो नहीं, इस्तांबुल में खो गए, तो ये इमिनोनो आपको जगह पे पहुंचा देगा। क्या इमिनोनो? ग्रैंड बाज़ार जाने के कई रास्ते हैं, उसमें एक तो इमिनोनो से तो सामने पहले आपको मिर्च बाज़ार या स्पाइस बाज़ार पड़ेगा, और स्पाइस बाज़ार से जब आप एंड पे पहुंचेंगे स्पाइस बाज़ार से तो आप ग्रैंड बाज़ार में दाखिल हो चुके होंगे। तो स्पाइस बाज़ार वो है जहाँ पे आपको बहुत तरह के मेवाजात मिलेंगे और कहवे बहुत मिलेंगे, बहुत तरह के। ये सब तुर्क डिलाइट कहलाता है। जिस मौसम में मैं गई थी वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, ट्यूलिप का मौसम होता है, ट्यूलिप लगे होते हैं जगह जगह, और अनार भी आया होता है। इतने लाल लाल अनार थे, हमारे यहाँ वो कंधारी अनार कहलाते हैं। तो मैंने उनका कंधारी अनार, उसने कहा योक योक उसने कहा योक योक, मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये तुर्की का अनार है, कंधारी क्यों लेंगे, वाई वी गो अफगानिस्तान हम उसे क्या बताते, हम तो अफगानिस्तान ही जाते हैं अनार लेने।
यहाँ पे बहुत तरह के कहवे मिलते हैं, बहुत तरह के ड्राई फ्रूट और मेवाजात बहुत तरह के मिलते हैं। स्पाइस बहुत तरह के हैं, ड्राई भी और जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो भी। पैकिंग भी अच्छी करके देते हैं, उन्हें पता है टूरिस्ट लेके जाते हैं। और दूसरे रास्ते से भी गई जो महमूद पाशा बाज़ार से जाता है। महमूद पाशा बाज़ार का लुक बिल्कुल माल रोड और पुराना जो रावलपिंडी के पास है, या कराची में है गोल्डन मार्केट, उस तरह का बाज़ार है। ये भी टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट बहुत होते हैं, लोकल भी यहाँ बहुत होते हैं। और एक तरह का, क्योंकि ये पुराना बाज़ार है और गलियाँ भी छोटी छोटी हैं, तंग तंग हैं, तो मालूम होता है एक अजदहाम आ गया लोगों का जो इन गलियों में ख़रीदारी कर रहा है, खा पी रहा है। कंफर्टेबली वॉक करते हैं लोग, कोई परेशानी नहीं होती। वैरायटी बहुत ग्रैंड बाज़ार में, जिस दरवाजे से जाते हैं आप एक अलग वैरायटी नज़र आती है। तुर्की की बनाई हुई मसनूआत या मेड इन तुर्की मेयारी बनी होती हैं। उसमें फिनिशिंग भी बहुत है, मज़बूत भी हैं, और हर तरह की चीज़ है जो कि हम शायद जिसमें चाइना को बहुत हमने वैल्यू दी हुई है, उन्होंने सब अपना लोकल उनका प्रोड्यूस होता है, वो सारा लोकल बनता है और वो सब फ़ख्र भी करते हैं। जैसे मैंने उनको कहा कि हमें लगा शायद चाइना से आया होगा कुछ, तो हमने उससे पूछा चाइना मेड, उसने कहा नो चाइना। फिर उसने हमसे पूछा, उसने कहा तुम्हारे यहाँ, हमने कहा ऑल चाइना मेड। वो इस बात पे बड़ी ज़ोर से हंसा। उसने कहा जहाँ पे भी चंद लोग आ गए हैं चाइना से, चाइना की चीज़ें लेकर, लेकिन तुर्क जो हैं उनके लिए उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, अपनी बनी हुई चीज़ें लेते हैं और अपनी बनी हुई चीज़ें पसंद भी करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है उनमें। कारोबारी जहन के लोग कारोबारी हैं, और जो दूसरी चीज़ों में हैं वो हर कोई अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनल लोग हैं। बहरहाल ये ग्रैंड बाज़ार की झलकें, जैसे कि वो वाटर ड्रॉप है, वो बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह नज़र आता है, फानूस हर जगह नज़र आते हैं। तो मैं ये अच्छी बात है, वो ख़ुद अपनी चीज़ें बना रहे हैं, अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और अपनी चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हर जगह आपको वो जो वाटर ड्रॉप है या आई है, वो आपको हर जगह हर घर में मुख्तलिफ़ चीज़ों में नज़र आएगी। उन्होंने ख़ुद भी लगाए हुए हैं, और भी बहुत यूनिक चीज़ें हैं। तो ग्रैंड बाज़ार के साथ ही एक मस्जिद है, वो भी बहुत पुरानी है, और वहाँ हम जब दूसरे रास्ते से पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ तो एक और मस्जिद है। इस्तांबुल है भी मशहूर इसलिए कि कहलाता है मस्जिदों का शहर इस्तांबुल। वो मस्जिद भी बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसकी भी एक हिस्से में नमाज़ होती है। नमाज़ यहाँ हर मस्जिद के हर एक हिस्से में होती है, और साथ वज़ू खाने बने होते हैं, सिर्फ वज़ू खाने होते हैं। और रिफ़्रेशिंग एरिया या रेस्ट रूम जो हैं वो पेड होते हैं, या फिर आप करीब में कोई होटल है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ की तरह दीवारों के साथ बैठने वाला मामला नहीं है। कौमें तो हर दुनिया में मौजूद हैं और हर तरह की हैं, लेकिन कौमों के जो रवैये जिनको दूसरे लोग देखकर आने वाले मुतासिर होते हैं, वो सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं होती। उस मेहमान नवाजी में ये भी नहीं होता कि आपने कितना फ्री में खाना दिया है या पैसे छोड़ दिए। ये मेहमान नवाजी मर्ज़ी आपने करना है, तो वो तो फॉरेनर्स हैं, घूमने ही आए और पैसे ही खर्च करने आए। मेहमान नवाजी ज़ाहिर है वो अच्छा अखलाक है, तहज़ीब है, तमीज़ है, वो रिवायत हैं जिनके आप पाबंद हैं, सदियों से हों, हज़ार सालों से हों या चंद बरसों से हो। लेकिन ये नहीं होता कि आप जो है वो फॉरेनर्स के साथ तो तमीज़ से पेश आ जाएं। अगर हमारे मुल्क की बात कर लें, और जब अपने ही मुल्क में हम कहीं और घूमने जाएं तो आप अपनी रिवायती बदतमीज़ी को बरकरार रखें, तो ये तमीज़ होना तो नहीं हुआ ना। असल अखलाक तो वही होता है जो आगे भी आपका वही है और पीछे भी वही है। तो ये तो बनावट की इंतहाई घटिया मिसाल है। अगर आप फॉरेनर्स के साथ कुछ और रवैया रखते हैं और अपने लोकल जाने वालों के साथ कुछ और रखते हैं,
जैसे कि जब हम गए शुमाली इलाका जात की तरफ, तो एक एरिया ऐसा भी आया जहाँ हमें बग़ैरत का लफ्ज़ सुनने को मिला। मतलब क्यों? आपको क्या पता कि अगर 2 लड़कियाँ या 4-5 लड़के लड़कियाँ ग्रुप में जा रहे हैं तो वो बग़ैरत कैसे हो गए? तो ये बहरहाल एक रवैया है जो कि इसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो बर्दाश्त और तमीज़ जो है वो असल में आपकी तहज़ीब को शो करती है। आपका अखलाक आपकी तमीज़ को शो करता है। ये नहीं करता कि आपने 4 रुपए की चीज़ थी तो वो 2 रुपए में दे दी या डिस्काउंट दे दिया या उससे पैसे नहीं लिए। ये तो बारगेनिंग है, कारोबार है। आपको जितने पैसे चाहिए वो आप ले लें। जब ज़्यादा चार्ज करते हैं आप उसको गाते भी तो नहीं हैं। तो बात यह है कि वो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और जब आपने टूरिस्ट एरिया बनाया है और सयाह आते हैं तो वो फिर ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो उसमें हर तरह के लोग आएंगे। तो हमें अपनी सकाफ़तों से अच्छी लगती हैं, अपनी रवायतों से अच्छी लगती हैं, और अपने अखलाक से अच्छी लगती हैं, और अपने किरदार और अमल से अच्छी लगती हैं। अपने मुँह मियाँ मुट्ठू बनना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत तो फिर जानते हैं ना लोग। तो इस पे गौर करना चाहिए, और इस पे मैं समझती हूँ थोड़ा सा लोगों को, जो वहाँ के संजीदा लोग होते हैं, संजीदा हलक़े हैं, कारोबारी हलक़े हैं, उनको चाहिए कि वो चंद लोगों के इस तरह की जो ख़राब ज़हनियत हैं उनसे महफूज़ रखें, क्योंकि हर कोई आने वाला बुरा नहीं है, लेकिन हर कोई आने वाला अच्छा भी नहीं है, लेकिन हर कोई वहाँ रहने वाला अच्छा भी नहीं है, बुरे भी हैं। तो अच्छाइयाँ बुराई हर जगह होती हैं। ओवरऑल आपको अपनी तहज़ीब ही शो करना होती है। दूसरे की तमीज़ पे आपकी तमीज़ डिपेंड नहीं करती, या आप कितने बदतमीज़ी दिखा सकते हैं कि अगर सामने वाला बदतमीज़ है तो इस पे आपकी तमीज़ डिपेंड नहीं करती, ना इस पे आपकी तरबियत डिपेंड करती है। ये वीलॉग तो कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेशन ले गया। मैंने सोचा था जो करीब करीब की जगह होंगी वो भी साथ दिखा दूँगी। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये दरअसल पुराना स्टेशन है, जब वो इंजन चला करते थे, धुएँ वाले इंजन होते थे, स्टीम इंजन, उसका और उसके साथ जो लवाजमात थे उस पर उन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया। वो भी इंटरेस्टिंग है, पुरानी आप चीज़ें देख सकते हैं कि इंजन और रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ करता था। यहाँ पे सूफ़ी वर्लिंग दरवेश जो होते हैं वो, जो कि ख़ासा एक है इस्तांबुल का। मैं उसी को देखती हुई यहाँ आई थी, तो ये स्टेशन मुझे नज़र आया। इसी के सामने बॉस्फोरस है, आप वहाँ से बॉस्फोरस राइड ले सकते हैं। तो चप्पे चप्पे पे कुछ ना कुछ है। वर्लिंग डांस जो है ये तो और हमारी दूसरी वीडियोस में भी मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। बातें करने के लिए बहुत होती हैं, बताने के लिए बहुत होता है। तो हमारे रवैये और दूसरे कौमों के रवैये क्या हैं और हम क्यों पीछे हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। हाँ, तो वो रास्ता बताने वाली बात भी बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया था। जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो शॉप बताई थी वो वहाँ थी। हमने फिर शू ख़रीदे वहाँ से, और फिर वॉक भी हमारी खूब रही। सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा और चीज़ें भी बहुत जानने को मिली। और ज़ाहिर है अगर वो तरक्की कर रहे तो उसकी वजह जो है वो खुद है, मिन हैसल कौम, वो खुद हैं, कोई और दूसरा उसकी वजह नहीं है, ना ही कोई इमदाद, बैरूनी इमदाद उसकी वजह है। और रास्ता भी गाइड करने वाले बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं, बल्कि अगर उनके पास टाइम हो तो वो घर तक भी आपको छोड़ के आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें ये सब करना चाहिए, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे हमारे अपने रवैयों को छोटे छोटे हैं, ज़्यादा हम में बुराइयाँ बहुत कम हैं, लेकिन जो जो हैं वो बहुत बुनियादी बुराइयों में आती हैं और उससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो वो कोशिश करें कि वो तकलीफ़ पहुंचाने वाली जो चीज़ है वो ना करें। जवाबदेही भी उसी की है और अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ भी उसी की है। तो दूसरों को तकलीफ़ देने से गुरेज़ करें।
एयरपोर्ट से ट्रांज़िट करने के भी कई तरीके हैं, उसमें से एक जो है वो प्राइवेट कार है, आप वो कर लें, या फिर आप जो है वो वहीं एक बस चलती है और उसका भी बड़ा किस्सा है, वो बहरहाल वो हम किसी और भी व्लॉग में बताऊंगी आपको। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फ़ीडबैक भी दीजिएगा। कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर अपनाइए, बुरी लगी हो तो उस पर गौर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।